Hello guys, welcome back to Be the Topper. This is chapter 4 called Secondary Market of Class 10 Financial Markets Management. मान लीजिए कि एक ऑटोमोबाइल कंपनी है, ठीक है, एक ऑटोमोबाइल कंपनी है, एक शोरूम है। अब वो जो शोरूम है वो ऑटोमोबाइल कंपनी से खरीदता है गाड़ियां और अपने यहाँ पे ले आता है, ठीक है। तो जो शोरूम ने ऑटोमोबाइल जो कंपनी है उससे जो ट्रेडिंग करी है, ये कौन सी ट्रेडिंग है? ये ट्रेडिंग होती है प्राइमरी मार्केट में। प्राइमरी मार्केट की अगर इसको इस एग्जांपल को अगर प्राइमरी मार्केट में लेकर चले जाएं तो जहां पर कंपनी डायरेक्टली इन्वेस्टर्स को अपने सिक्योरिटीज को इशू करती है तो उसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी मार्केट। बट सेकेंडरी मार्केट वो मार्केट होता है जहां पर उन सिक्योरिटीज में ट्रेडिंग की जाती है जो सिक्योरिटीज ऑलरेडी प्राइमरी मार्केट में ट्रेड हो चुकी हैं, ठीक है। तो उस तरीके से अगर शोरूम से कोई बंदा गाड़ी खरीद के लाएगा तो और वो गाड़ी, मान लो कि मैं शोरूम में गई, मैंने वहां से गाड़ी खरीदी, अब शोरूम पे गाड़ी रखी थी, मैंने वहां से गाड़ी खरीद ली। अब क्या हो रहा है कि उस गाड़ी को मैं क्या कर रही हूँ, मैंने थोड़े दिन वो गाड़ी चलाई, अब मुझे वो गाड़ी अच्छी नहीं लग रही या फिर मुझे दूसरी गाड़ी खरीद, तो मैं क्या करूंगी, मैं दूसरी किसी ऐसे इन्वेस्टर को ढूंढूंगी जो कि उसी गाड़ी को खरीदना चाहेगा और जो प्राइस हम बताएंगे उस पर भी नेगोशिएशन करके बात हो जाएगी। और अगर दोनों पार्टीज को ठीक लगता है तो वो उस पर डीलिंग कर लेंगी, वो उसकी बाइंग सेलिंग हो जाएगी। तो ये जो इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर की जो बात होती है ना, इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर, इसको हम क्या बोलते हैं? ये वाली जो ट्रेडिंग है इसको हम कहते हैं कि ये वाली ट्रेडिंग होती है सेकेंडरी मार्केट में। यहाँ पे कोई कंपनी नहीं आती है बीच में। सेकेंडरी मार्केट में उन सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग की जाती है जो कि पहले ही प्राइमरी मार्केट में पब्लिक को इशू कर दी गई है, स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड हो गई हैं। मतलब मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेडिंग इज डन इन द सेकेंडरी मार्केट। जो मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेडिंग होती है वो सेकेंडरी मार्केट में ही होती है। पहले क्या होता है, इन्वेस्टर कंपनी से शेयर खरीदते हैं, उसके बाद वो क्या करते हैं, इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर ही ट्रेडिंग ज्यादातर होती है, ठीक है। सेकेंडरी मार्केट कंप्राइजेज ऑफ इक्विटी मार्केट्स एंड द डेट मार्केट। सेकेंडरी मार्केट में हम कौन कौन से मार्केट्स आते हैं उसके अंदर, एक होता है इक्विटी मार्केट एंड एक डेट मार्केट। अब आ जाते हैं व्हाट इज द रोल ऑफ सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट का रोल क्या होता है? सेकेंडरी मार्केट का रोल ये होता है, एक जर्नल इन्वेस्टर के लिए अगर बात करें तो सेकेंडरी मार्केट उसको एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां पर उसने जो सिक्योरिटीज कंपनी से डायरेक्टली खरीदी थी अब वो उसको किसी और इन्वेस्टर को बेच सकता है और इस तरीके से एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है सेकेंडरी मार्केट। बेसिकली यही है कि जर्नल इन्वेस्टर के लिए सेकेंडरी मार्केट एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां पर इन्वेस्टर आपस में ही, मतलब इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मार्केट। डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मार्केट में क्या है? मैंने आपको जैसे एग्जांपल बताया तो उससे भी आपको पता चल गया होगा कि प्राइमरी मार्केट और उसमें अंतर क्या है सेकेंडरी मार्केट में। तो जब प्राइमरी मार्केट में जब कोई कंपनी उतारती है और कहती है कि हम अपने शेयर्स को इशू करेंगे तो उसका मेन जो मोटो होता है, जो उसका मेन मोटिव होता है वो यही होता है कि वो अपने कैपिटल, अपने फंड को रेज करना चाहती है, ठीक है। अब बात करते हैं सेकेंडरी मार्केट की। सबसे पहली बात तो अंतर अगर देख लो तो प्राइमरी मार्केट में यह है कि प्राइमरी मार्केट में जो सिक्योरिटीज ट्रेड होती है वो फ्रेश इशू होता है और जो सेकेंडरी मार्केट में आती है वो फ्रेश नहीं होता है, वो पहले ही वो ट्रेड हो चुका होता है। सबसे पहला अंतर तो ये है। प्राइमरी मार्केट में जो कंपनीज आती है वो अपने फंड को रेज करने के लिए वहां पर आती है, बट सेकेंडरी मार्केट में जो कंपनीज है वो बेसिकली, मतलब कि कंपनीज तो वहां पे आती नहीं है ना, इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर वहां पे ट्रेडिंग होती है, तो वहां पे कोई फंड रेज करना नहीं, वहां पे रिटर्न ज्यादा की बात होती है। अगर बात करें कि प्राइमरी मार्केट में कौन कौन से मार्केट की बात की जाती है, जैसे कि प्राइमरी मार्केट के अंदर भी तीन मार्केट की बात की जाती है, जैसे कि इक्विटी, दो मार्केट की बात की जाती है, जैसे कि इक्विटी और डेट, इसमें हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। और सेकेंडरी मार्केट में इक्विटी, डेरिवेटिव्स और डेट मार्केट में भी हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये हो गया कि इसका क्या डिफरेंस था। चलिए अब आ जाते हैं स्टॉक एक्सचेंज पे। स्टॉक एक्सचेंज क्या है?
स्टॉक एक्सचेंज जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिया में 2 स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये हमारे 2 स्टॉक एक्सचेंज है जो कि सेबी से रजिस्टर्ड है, ठीक है। व्हाट इज द रोल ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इन बाइंग एंड सेलिंग शेयर्स? स्टॉक एक्सचेंज का क्या रोल होता है सेलिंग और बाइंग में? सबसे पहली बात तो ये है कि स्टॉक एक्सचेंज जो इंडिया में है उनके अंडर ओवरऑल सुपरविजन होता है, अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ द रेगुलेटरी अथॉरिटी। जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है जैसे कि सेबी, आरबीआई और ऐसी बहुत दो मतलब जितनी भी होती हैं। और तो अगर हम बात करेंगे सेबी की, तो सेबी जो यहाँ पर है तो वो पूरा सुपरवाइज करती है, पूरा सुपरविजन करती है, सर्विलेंस रखती है स्टॉक एक्सचेंजेस पर कि वो इन्वेस्टर को एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाएं, ठीक है, जहां पे बायर्स और सेलर अपनी ट्रांजैक्शन कर सके, ठीक है, ये बात आ जाती है। एंड जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं जैसे कि अगर हम बात करें अगर एनएससी के, तो एनएससी एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम भी प्रोवाइड करता है जिसको हम नीट कहते हैं, नेशनल एक्सचेंज फॉर ऑटोमेटेड ट्रेडिंग, जो कि हम आगे पढ़ेंगे ताकि जो इन्वेस्टर्स है वो आसानी से ट्रेड कर पाए, ठीक है। तो ये रोल होता है स्टॉक एक्सचेंज का। अब बात करते हैं डीम्यूचुअलाइजेशन की। व्हाट इज डीम्यूचुअलाइजेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज? सी गाइस, पहले क्या होता था, जो स्टॉक एक्सचेंजेस थे उनकी जितनी भी पावर होती थी, द ओनरशिप, द मैनेजमेंट एंड द ट्रेडिंग राइट्स, ये तीनों ना ब्रोकर्स के पास होते थे। ब्रोकर्स ही स्टॉक एक्सचेंज के ओनर होते थे और वही उस पर ट्रेडर्स भी होते थे। तो ये जो सिस्टम था, जो पहले वाला जो म्यूचुअलाइज्ड था, वो बेसिकली मतलब उससे कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता था, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता था डिसीजन मेकिंग में या फिर प्रॉब्लम्स होती थी। तो इस सिस्टम को खत्म करने के लिए डीम्यूचुअलाइजेशन लाया गया। डीम्यूचुअलाइजेशन मतलब कि जो जो तीनों ये जो चीजें हैं उनको अलग अलग ग्रुप ऑफ पीपल के हाथ में दे दिया गया, इसको सेग्रीगेट कर दिया वन अनदर, ठीक है। हाउ इज अ डीम्यूचुअलाइज एक्सचेंज डिफरेंट फ्रॉम अ म्यूचुअल एक्सचेंज? मैंने अभी आपको बताया पहले वो एकदम सिंगल ग्रुप में होते थे जब म्यूचुअल एक्सचेंज होते थे, ठीक है। अब वो डीम्यूचुअलाइज हो गए हैं तो क्या होता है कि ये तीनों जो चीजें हैं ये डिफरेंट डिफरेंट लोगों के हाथों में चली गई। तो उससे क्या होता है, जो मैनेजमेंट है एक तरीके से वो ठीक तरीके से चलता है, ठीक है, मैनेज कर पाते हैं पूरे एक्सचेंज को अच्छे तरीके से और कोई कॉन्फ्लिक्ट भी अराइज नहीं होता है। स्टॉक ट्रेडिंग, व्हाट इज स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग? मैं आपको बता दूं कि स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग क्या है। ये तो बेसिकली जिस तरीके से मैं आपको स्क्रीन पे पढ़ा रही हूँ तो उस तरीके से एक स्क्रीन आती है जो कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो कि नीट के नाम से हमको प्रोवाइड करता है, जिसपे ट्रेडिंग मेंबर, इन्वेस्टर मतलब सब कोई उस पर देख सकते हैं, काम कर सकते हैं, डीलिंग कर सकते हैं। बट पहले क्या होता था, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि पहले एक ओपन आउटक्राई सिस्टम होता था जहाँ पे एक एक्सचेंज ट्रेडिंग रिंग होती थी। वहां पे सारे ट्रेडिंग मेंबर आते थे, जोर जोर से चिल्ला के बोलते थे देखो हमारे पास इतनी सिक्योरिटीज हैं और इतने रुपए में बेचेंगे। तो क्या होता था कि ये बिल्कुल इनएफिशिएंट, टाइम कंज्यूमिंग, इनएफिशिएंट सिस्टम था और ट्रेडिंग वॉल्यूम और इफिशिएंसी पर भी लिमिट्स लगाता था कि कितने आप ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है। बट इन ऑर्डर टू प्रोवाइड इफिशिएंसी, लिक्विडिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, ये वैसे इंपॉर्टेंट भी, आप इसको ध्यान रखिए, क्या है कि जो एनएससी है उसने इफिशिएंसी, लिक्विडिटी एंड ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए क्या किया, एक नेशन वाइड एक ऑनलाइन फुली ऑटोमेटेड स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम जिसको नीट कहते हैं वो प्रोवाइड किया है, जहां पे जो मेंबर है, जो ट्रेडिंग मेंबर है, वो एक नंबर पंच कर सकता है कंप्यूटर में अपने, जैसे कि मुझको 100 सिक्योरिटीज खरीदनी तो 100 आपने लिख दिया। आप जो आपकी क्वांटिटी है आप वो बता दो, आप जिस प्राइस पर खरीदना चाहते हो आप वो बता दो, आप जिन सिक्योरिटीज में ट्रेडिंग करना चाहते हो आप वो बता दो। और ये बताने के बाद क्या होता है, जब हम नीट पर जब कोई स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम जैसे कि हम ट्रेडिंग करते हैं, तो जब कोई ट्रेडिंग मेंबर क्वांटिटी, प्राइस और सिक्योरिटी जिसमें उसको ही वांट टू ट्रेड, तो वो क्या होता है, वो जब ऑर्डर डालता है तो ये एक एक्टिव ऑर्डर होता है जो कि अभी अभी गया, उसको बोलते हैं एक्टिव ऑर्डर, ठीक है।
बट जो जो एनएससी का जो मेन फ्रेम जो कंप्यूटर होता है जहाँ पे ये सारे ऑर्डर्स जाते हैं, इसके बारे में हम आगे बहुत डिस्कस करेंगे इस बारे में। बट मैं अभी आपको मोटा मोटा बता देती हूँ कि एनएससी का जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है जहाँ पर सारे ऑर्डर्स जाते हैं, टेलीकम्युनिकेशन कम्युनिकेशन सिस्टम से पहुंचते हैं, वहां पर ना क्या होता है, कुछ पैसिव ऑर्डर भी पड़े होते हैं। मान लो कि मैं कह रही हूँ कि मुझे इक्विटी में 100 शेयर खरीदने हैं और एक शेयर का प्राइस भी 100 रुपए होना चाहिए। ये मैंने अभी अभी ऑर्डर डाला है, मैं एक ट्रेडिंग मेंबर हूँ, मैंने अभी अभी ऑर्डर डाला है। बट मेरे से 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले या कल परसों किसी ने भी, मतलब बीते दिनों में, बीते टाइम में पैसिव ऑर्डर था, कोई कोई पहले से कोई ऐसा ही सेम ऑर्डर पड़ा हुआ था, तो क्या होगा, मेरा जो ऑर्डर है वो इमीडिएटली मेरा ऑर्डर ट्रेड हो जाएगा और मेरे पास एक मैसेज आ जाएगा कि देखो आपका जो ऑर्डर है वो ट्रेड हो चुका है, ठीक है। बट अगर मैंने कोई ऑर्डर डाला, मैंने मान लो यही ऑर्डर डाला और इससे पहले सिस्टम में ऐसा कोई भी ऑर्डर, ऐसा कोई भी पैसिव ऑर्डर नहीं पड़ा था, तो मेरा ऑर्डर तब तक वेट करता रहेगा एक एक्टिव ऑर्डर के लिए कि जो बिल्कुल सेम हो, ठीक है। क्योंकि मेरा जो पड़ा रहेगा वो पैसिव हो जाएगा, अब आएगा एक एक्टिव ऑर्डर, अगर वो मेरे जैसे मिलता होगा सेम तो हमारी ट्रेडिंग हो जाएगी। तो इस तरीके से बहुत ही इफिशिएंट तरीके से ट्रेडिंग हो जाती है, जिसमें इन्वेस्टर को, ट्रेडिंग मेंबर को बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, बस अपने आप नंबर पंच करो, क्वांटिटी पंच करो और आपको बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पहले जो ओपन आउटक्राई सिस्टम होता था वो बहुत ही इनएफिशिएंट और टाइम कंज्यूमिंग था और इम्पोज करता था लिमिट्स ट्रेडिंग वॉल्यूम्स पे, ट्रेडिंग लिमिट्स पे। व्हाट इज नीट, अब मैंने नीट की बात वैसे मैंने कर दी है पूरी तरीके से, अब फिर भी हम पढ़ लेते हैं नीट क्या है। नीट नेशनल एक्सचेंज फॉर ऑटोमेटेड ट्रेडिंग। एनएससी क्या है, दुनिया का ऐसा पहला एक्सचेंज है जिसने ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को यूज किया है ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। ये वैसे भी मैंने आपको पूरे तरीके से बता दिया है क्या है, और इसका अप टाइम रिकॉर्ड ऑफ 99 पॉइंट, इसका अप टाइम रिकॉर्ड की कितनी जल्दी ये ऑर्डर आपका लेता है, कितनी जल्दी मैच होता है, तो उसका रिकॉर्ड है 99.7, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा रिकॉर्ड। हाउ टू प्लेस ऑर्डर्स विद अ ब्रोकर, आपको ब्रोकर के संग अगर आपको कोई ऑर्डर प्लेस करना है तो आप कैसे करोगे। आपको बेसिकली कुछ नहीं करना है, आप एक ब्रोकर के ऑफिस पर जाइए या फिर उसको फोन पर, इंटरनेट पे बता दीजिए कि भाई मेरे बिहाफ पर तुम इतना इतना इक्विटी में 100 रुपए का शेयर होना चाहिए, 100 शेयर लगा दो, इस तरीके से। हाउ डज एन इन्वेस्टर गेट एक्सेस टू इंटरनेट बेस्ड ट्रेडिंग फैसिलिटी। अब इंटरनेट बेस्ड जो ट्रेडिंग फैसिलिटी होती है वो बहुत सारे ब्रोकर्स के पास होती है, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, जो इन्वेस्टर है वो अपने रेजिडेंस से, अपने पीसी से, अपने घर से बैठकर ट्रेडिंग कर सकता है। और आपको ये फैसिलिटी अगर अवेल करनी है, इंटरनेट बेस्ड ट्रेडिंग फैसिलिटी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप अपने एनएससी का जो ब्रोकर है, ठीक है, एनएससी का जो ब्रोकर है उसके टच में आइए और उसको बोलिए कि मेरे को ये फैसिलिटी चाहिए, ठीक है। व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट नोट, कॉन्ट्रैक्ट नोट बेसिकली होता है, जैसे कि मान लो कि हम किसी दुकान पर जाते हैं, हमने कुछ परचेज किया, तो हम कहते हैं भाई एक पक्का बिल दो, है ना, एक पक्का बिल मांगते हैं हम उससे। तो उसी तरीके से ये है, जब कोई क्लाइंट अपने ब्रोकर को बताता है कि आप मेरे बिहाफ पर ऑर्डर प्लेस करो, तो ऑर्डर होते हैं, पूरे दिन ऑर्डर होते हैं, बाइंग होती है, हम कुछ बेचते हैं, हम कुछ खरीदते हैं, मतलब हमारे बिहाफ पर ट्रेडिंग मेंबर ये काम करता है, ठीक है। बट क्लाइंट को कैसे पता चलेगा कि जो मैंने अपने ब्रोकर से कहा था वो उन्होंने किया, ठीक है। तो इस तरीके से कंफर्मेशन ऑफ ट्रेड होता है कि एक एक पर्चा होता है, एक कागज होता है, एक शीट होती है जो कि फिजिकल फॉर्म में या फिर इलेक्ट्रॉनिक में भी हो सकती है, मतलब। तो उस पर जो है ट्रेडिंग मेंबर वो पर्टिकुलर डे में उसने क्लाइंट के बिहाफ पे कितने ऑर्डर प्लेस किए हैं, कितनी बाइंग सेलिंग हुई है, इसको सबको बताता है। और यही होता है कॉन्ट्रैक्ट नोट, ठीक है। और ये एक लीगली इन्फोर्सेबल रिलेशन है, ये जब ब्रोकर और क्लाइंट के जब रिलेशन पड़ते हैं, जब ब्रोकर मतलब ट्रेडिंग मेंबर को ही ब्रोकर कहा जाता है। अगर आप कहीं पे ट्रेडिंग करते हैं और अगर आपका ब्रोकर आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट प्रोवाइड नहीं करता है तो आप उससे सवाल कीजिए, ये बात बेसिकली इतनी है, ठीक है।
What details are required to be mentioned on the contract note issued by the stock broker? स्टॉक ब्रोकर अगर आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट नोट दे रहा है तो उसमें क्या क्या बातें होनी चाहिए, आइए देखते हैं। नेम होना चाहिए, उसका एड्रेस होना चाहिए, उसका एड्रेस उसको घर का एड्रेस नहीं, उसके ऑफिस का एड्रेस, ओके, उसके ऑफिस का एड्रेस भी होना चाहिए। और सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर, जब कोई भी ब्रोकर सेबी में अपना रजिस्ट्रेशन कराता है एज अ ट्रेडिंग मेंबर, तो सेबी उसको एक रजिस्ट्रेशन नंबर देती है जिससे कि हम उसको पहचान पाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से उसका ये नंबर होना चाहिए, उसका कोई पार्टनर है, उसकी कोई ऑथराइज सिग्नेटरी है, इसके बारे में बताना चाहिए, डीलिंग ऑफिस का एड्रेस, उसका टेलीफोन नंबर, उसका फैक्स नंबर, ये सब होना चाहिए, उसका कॉन्ट्रैक्ट नंबर, डेट ऑफ इशू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नोट, कॉन्ट्रैक्ट नोट पे ये भी होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट का नंबर कितना है, मतलब क्योंकि हर 24 घंटे में आपको प्रोवाइड करना होता है, ऐसा नहीं कि आप 1 साल में दोगे, हर दिन। और उस कॉन्ट्रैक्ट नोट को जो इन्वेस्टर जो होता है उसको रखना पड़ता है अपने पास संभाल कर, ठीक है। सेटलमेंट नंबर होना चाहिए, टाइम पीरियड होना चाहिए सेटलमेंट का, क्लाइंट का नेम, उसका कोड नंबर, नंबर, ऑर्डर टाइम, ट्रेड नंबर, ट्रेड टाइम, उसका सिग्नेचर होना, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, उसका सिग्नेचर होना ही चाहिए उस पर। अब बात करते हैं व्हाट इज द मैक्सिमम ब्रोकरेज दैट अ ब्रोकर कैन चार्ज। तो ये वो नंबर है, ठीक है, कि जो ब्रोकर है वो 2.5% जितना भी वैल्यू का उसने परचेज और सेल किया है, ट्रेड किया है एक दिन में, तो उससे वो 2.5% का ब्रोकरेज चार्ज कर सकता है क्लाइंट से, इससे ज्यादा एक पैसा भी चार्ज नहीं कर सकता। किसी भी इंसान को क्यों एक रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज से ही ट्रेडिंग करनी चाहिए? ये इसलिए करनी चाहिए क्योंकि जो इन्वेस्टर होता है, अगर वो स्टॉक एक्सचेंज से बाहर ट्रेड करेगा तो उसको कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी, ठीक है। अगर वो किसी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ट्रेडिंग करता है तो उसको बेस्ट प्राइसेस मिलेंगे, क्या मिलेंगे, उसको बेस्ट प्राइसेस मिलेंगे मार्केट में। लैक ऑफ एनी काउंटर पार्टी रिस्क, मतलब कि आपको जो रिस्क जो वहां से हुआ है, मान लो कि सिक्योरिटीज में अगर डाउनफॉल हुआ तो उसमें अगर आपको कोई रिस्क होता है तो वो बात अलग है, बट ऐसा नहीं होगा कि मान लो कि मैंने भाई, मेरा नाम ए है और दूसरा नाम बी है, मैं भाई ए से ट्रेनिंग मतलब मैं ए को अपने शेयर्स बेच रही थी, बट उसने क्या कहा कि अब तो इन शेयर्स का दाम कम हो गया तो मैं तुमसे नहीं खरीदूंगा, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इस रिस्क को कौन अज्यूम कर लेता है? जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन होता है। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का बेसिकली काम ही होता है, जब ट्रेड होता है तो उसको सेटल भी तो कराना होता है, मतलब हमने ट्रेड तो कर दिया, बट उसके जो डीमैट अकाउंट होता है उसमें सिक्योरिटीज पहुंचती कैसे हैं, वो काम करता है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। तो इस रिस्क को क्लियरिंग कॉर्पोरेशन पहले ही अज्यूम कर लेता है, ठीक है। एक्सेस टू इन्वेस्टर ग्रीवांस, इन्वेस्टर की अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका बहुत अच्छा रिड्रेसल मैकेनिज्म होता है स्टॉक एक्सचेंज के पास, कि वो जो इन्वेस्टर है वो इन्वेस्टर सर्विस सेल में, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड में, मतलब कि अपनी बात पहुंचा सकता है। उसके बाद जो इन्वेस्टर सर्विस सेल है वो ब्रोकर से बोलती है कि आप इसका बताओ इसके बारे में कि कैसे हुआ है। ब्रोकर अगर नहीं बता पाते तो 6 महीने के अंदर अंदर उसको आर्बिट्रेशन में भेज दिया जाता है कि आप इस इन्वेस्टर की आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल कर दो, ठीक है। तो ये रहा ये थी हमारी बात। शुरू करते हैं। हाउ टू नो इफ द ब्रोकर और सब ब्रोकर इज रजिस्टर्ड, कैसे पता चलता है? सबसे पहले कि अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप किसी सब ब्रोकर के पास, किसी ब्रोकर के पास जाओगे, ठीक है। आप उससे बोलो कि भाई मुझको अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिखाओ, मुझको शो करो, ताकि मेरे को ये पता चल पाए कि आप रजिस्टर्ड हो, ठीक है। और मान लो कि आप किसी ब्रोकर के पास गए तो आप रजिस्ट्रेशन देख तो लोगे, पर आपको कैसे पता चलेगा कि वो सही है? वो झूठा भी तो हो सकता है। तो उसके लिए आपको एक पहचान बताई गई है यहाँ पर, इधर देखिए, यहाँ पर एक पहचान बताई है कि अगर आप सब ब्रोकर का देख रहे हैं तो INS, और जो अगर आप ब्रोकर का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देख रहे हो तो उस पर रजिस्ट्रेशन नंबर जो होगा वो INB से शुरू होता है, और सब ब्रोकर का रजिस्ट्रेशन नंबर INS से शुरू होता है, ठीक है। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद भी रखनी है एज अ थ्योरी भी, और प्रैक्टिकली अगर लाइफ में आप कभी भी ट्रेडिंग करते हैं, आप इन्वेस्ट करते हैं अपने पैसे को, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। ये बात हो गई। आगे हम पढ़ते हैं व्हाट प्रिकॉशन मस्ट वन टेक बिफोर इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट।
मतलब कि कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए हमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। आपको मेक श्योर करना है कि आप जिस भी ब्रोकर से ट्रेडिंग करवा रहे हो अपनी, या फिर जो भी ब्रोकर आपके बिहाफ पर आपका पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, वो रजिस्टर्ड होना चाहिए विद सेबी। ठीक है, और ऐसा कोई भी मतलब कोई भी ब्रोकर जो कि अनरजिस्टर्ड है वो एक्सचेंज में काम ना कर रहा हो, ये आपकी जिम्मेदारी। और आपको ये भी मतलब आपको सबकी ज़िम्मेदारी नहीं लेनी है, बस आपको अपना देखना है कि आप जिस ब्रोकर से ट्रेडिंग कर रहे हैं वो रजिस्टर्ड है या नहीं है। ओके, कि आपको ये एंश्योर करना है कि आप जितना भी वर्किंग डे, मतलब जितना भी एक एक वर्किंग डे होता है, उसमें अगर आपने कोई ट्रेड किया, कोई परचेज़ किया, कोई सेल किया, तो उसका जितना भी डेटा है, ठीक है ना? उसको एक कन्फर्मेशन ऑफ ट्रेड होता है, कॉन्ट्रैक्ट नोट, तो उसमें जो ब्रोकर है वो आपको देगा, जो कि जिस पर उसके साइन होने चाहिए और बहुत सारी बातें वो बताता है कि उसमें होनी चाहिए, जो कि हमने पहले पढ़ी भी हैं। ठीक है, जितनी भी इन्वेस्टमेंट होती हैं सब रिस्क कैरी करती हैं। ऐसा कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर आपसे कोई कह भी रहा है कि ऐसी इन्वेस्टमेंट हम आपसे करवाएंगे जहाँ पे आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं होगा, तो आप समझ लीजिए कि वो बंदा झूठ बोल रहा है, क्योंकि मार्केट में ऐसा नहीं होता। आपको रिस्क और रिटर्न दोनों हो सकते हैं। ठीक है, किसी की कोई गारंटी नहीं होती है। तो आपको उस तरीके से ट्रेडिंग इन्वेस्ट करना है अपना पैसा जितना आप रिस्क टॉलरेट कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप बिल्कुल भी रिस्क टॉलरेट नहीं कर सकते, तो आप एफडी करिए। ठीक है ना, आप उस तरीके से पैसा अपना इन्वेस्ट करिए। डू नॉट बी मिसलेड बाय मार्केट रूमर्स ड्यूरिंग एन एडवर्टाइजमेंट और हॉट टिप्स ऑफ द डे। मान लो कि कहीं पे एडवर्टाइजमेंट आ रहा है कि ये आज इस मार्केट में इस सिक्योरिटीज में इस कंपनी की बहुत ज्यादा मतलब रिटर्न आ रही है, या फिर बहुत ज्यादा ऊपर जा रहा है मार्केट। आपको जब तक किसी मतलब एक ऑथेंटिक सोर्स से आपको ये नहीं पता चलता कि किसी कोई सिक्योरिटीज ऊपर जा रही है, कोई नीचे जा रही है, ठीक है ना, तो तब तक आपको उस रूमर पे विश्वास नहीं करना है। ऐसे नहीं कि आप किसी की भी बातों में आ जाएंगे और विश्वास कर लेंगे। ठीक है, अगर आपका कोई एडवाइजर या फिर आपका कोई ब्रोकर या फिर कोई भी आपका शुभ चिंतक जिसे आप समझ रहे हैं, अगर वो आपको बोल रहा है कि आप एक ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करो, वो कंपनी का नाम जो बता रहा है वो कंपनी आपने कहीं नहीं सुनी, और जब आप उसको सर्च कर रहे हो तो भी वो आपको नहीं मिल पा रही है। ठीक है, तो इस तरीके की कंपनी में आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, भले ही आपका ब्रोकर क्यों ना कह रहा हो उसमें इन्वेस्ट करने के लिए। डू नॉट बी अट्रैक्टेड बाय अनाउंसमेंट ऑफ फैंटास्टिक रिजल्ट्स, न्यूज रिपोर्ट्स अबाउट अ कंपनी। डू योर ओन रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग इन अ स्टॉक। ओके, कोई भी ऐसी कोई अट्रैक्शन, कोई अट्रैक्ट करने वाली कोई अनाउंसमेंट हो रही है किसी कंपनी के बारे में, तो आपको एकदम से विश्वास नहीं कर लेना। कोई भी न्यूज रिपोर्ट आ रही है जिसकी वो भी एक तरीके की रूमर ही है, ठीक है ना, तो आपको विश्वास ऐसे नहीं करना। आपको खुद अपना ओन रिसर्च करना है कि इस कंपनी में सच में ऊपर जा रहा है या फिर सच में रिस्क हो रहा है या फिर क्या प्रॉब्लम आ रही है, आपको देखना है। उसके बाद ही आप इन्वेस्ट करेंगे। मतलब कि एक ऐसा स्टॉक जिसमें बहुत ही सडन, मान लो कि वो तेजी से बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, या फिर वो नीचे गिरता जा रहा है, तो कोई भी सडन अगर कोई चीज हो रही है तो आपको उस पर शक करना है। ठीक है, आपको ये नहीं सोचना है कि अरे ये तो मार्केट में ऐसे ही होता रहता है, तो हो रहा है, चलो कोई नहीं, होता रहेगा। नहीं, आपको ऐसे नहीं करना है, आपको सर्च करना है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, आपको देखना है, आपको समझना है इस चीज को। ठीक है, आपको कोई भी एडवाइस या कोई भी टिप ऐसी देता है कि आप मेरी कंपनी में या फिर इस सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करो, आपको ह्यूज रिटर्न्स आएंगे। ठीक है, तो इससे क्या हो सकता है, आप बहुत क्विकली अगर काम करते हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको डू योर ओन रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग इन अ स्टॉक। ठीक है, किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च कर लेनी है, क्योंकि अगर आपने रिसर्च नहीं की तो ये आपके लिए रिस्की हो सकता है। हो सकता है कि आपका बहुत थोड़ा पैसा डूब जाए, आपका बहुत पैसा डूब जाए, या फिर आपका पूरा पैसा डूब जाए। ध्यान रखना चाहिए इन्वेस्टर को जब वो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करता है तो। ठीक है, चलिए, ये थे डूज। ठीक है, आपको क्या इंश्योर करना है कि जो ब्रोकर है वो सब ब्रोकर है, उसके पास सेबी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वैलिड होना चाहिए। ब्रोकर में क्या होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन नंबर में स्टार्टिंग में INB, और सब ब्रोकर में INS। ओके, आपको अपने ब्रोकर या सब ब्रोकर जिसके साथ भी आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपको एक अग्रीमेंट में एंटर करना है। मतलब आपको दोनों को, बोथ द पार्टीज हैव टू साइन एन अग्रीमेंट, जिसमें ये लिखा होगा कि कौन से टर्म्स एंड कंडीशन पे वी विल बोथ
वर्क। ओके, मतलब कि आपको जो नो योर जो क्लाइंट फॉर्म होता है, नो योर क्लाइंट फॉर्म आजकल उसको मतलब कि केवाईसी भी कहते हैं, और आजकल बैंक्स भी इसको भरवाते हैं, ठीक है, कि अपने क्लाइंट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए। तो उसमें आप जितनी भी इन्फॉर्मेशन, जितनी भी डिटेल्स आपसे मांगी गई है उसको आप प्लीज दीजिए, और ऑथेंटिक डिटेल्स दीजिए, ऐसे नहीं कि झूठ बोल दिया, ठीक है, बिकॉज इसमें आप ही को दिक्कत आ सकती है। जब आप ब्रोकर या फिर सब ब्रोकर के साथ एग्रीमेंट करते हो टर्म्स एंड कंडीशन पे, the broker is required to, ठीक है ना, is required to give the risk disclosure document to you, वो उसको देना होता है, उसको देना ही होता है, मतलब कि रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट किसको, अपने क्लाइंट को या फिर जो इन्वेस्टर जो आया है बात करने के लिए। कि मान लो कि मैं इक्विटी में किसी के पास जा रही हूँ बात करने की, किसी ब्रोकर के पास, कि देखो भाई मेरे पास इतना पैसा है, मैं इक्विटी में लगाना चाहती हूँ, तो जो जो इन ब्रोकर है या सब ब्रोकर है उसको मुझे बताना ही है कि इस कंपनी की इक्विटी में मुझे कितना रिस्क हो सकता है। आपने जो भी ट्रेड किए हैं, ठीक है, आपने जो भी ट्रेड किए हैं, मतलब आपके बिहाफ पे जो ब्रोकर ने आपके ट्रेड किए हैं उसके लिए ब्रोकर आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट देता है, और आपको ये इंश्योर करना है कि आपका ब्रोकर ही आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट दे। ऐसा नहीं कि किसी दूसरे ब्रोकर ने इस पर साइन कर दिया, फिर किसी दूसरे ब्रोकर का इस पर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है, ऑफिस एड्रेस लिखा हुआ है, कुछ भी। जब ट्रांजैक्शन होती है तो विद इन 24 आवर्स द ब्रोकर इज रिक्वायर्ड टू गिव द कॉन्ट्रैक्ट नोट टू हिज क्लाइंट। ब्रोकर का नेम होना चाहिए, ट्रेड का टाइम होना चाहिए, ट्रेड का नंबर होना चाहिए, ट्रांजैक्शन प्राइस होना चाहिए, ब्रोकरेज लिखी होनी चाहिए, सर्विस टैक्स लिखा होना चाहिए, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स लिखा होना चाहिए, और वो ऑथराइज्ड सिग्नेटरी द्वारा, इसको बल्कि मैं ना ज्यादा हाईलाइट करूंगी क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, and is signed by authorized signatory of the broker। ये एनएससी की वेबसाइट है जो कि आपको यहाँ पर दिख रही है। अगर आपको किसी भी ट्रांजैक्शन को क्रॉस चेक करना है कि ये सिक्योरिटी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, ये कंपनी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, ये सिक्योरिटी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, मतलब इस सब के बारे में आपको अगर आपको उसकी जेन्युइननेस को चेक करना है तो आप कहाँ पे लॉग इन करेंगे, आप लॉग इन करेंगे www.nseindindia.com, ठीक है, nseIndia.com। जब आप डिलीवर कर रहे हो शेयर्स को टू योर ब्रोकर टू मीट योर ऑब्लिगेशन, इंश्योर दैट कि डिलीवरी जो इंस्ट्रक्शन है वो मेड ओनली टू द डेजिग्नेटेड अकाउंट ऑफ योर ब्रोकर ओनली, ठीक है, आपके ब्रोकर के पास ही वो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। Please ensure that you receive payments deliveries from your broker for the transaction entered by you within one working day of the payout date। पे आउट डेट क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। देखो, एक तो होता है पे इन वो डे होता है जिस दिन सिक्योरिटी जाती है, जिस दिन सिक्योरिटीज को हम देते हैं, और पे आउट वो दिन होता है जिस दिन सिक्योरिटीज क्लाइंट को मिलती है, जब उसके अकाउंट में आती हैं। अभी मैं आपको सिर्फ इतना ही समझा रही हूँ, हम जब बाद में ये अगर टॉपिक आएगा तो इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। आप दूसरे के बिहाफ पर किसी भी दूसरे के बिहाफ पर ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है, और ट्रेड ऑन योर ओन नेम, अपने नाम पर भी ट्रेड नहीं करेंगे। एंड देन इशू, आपको क्या इंश्योर करना है कि आपको किसी फैमिली मेंबर के नाम पर भी या फिर उसके फैमिली मेंबर के अकाउंट में भी अपना पैसे को ट्रांसफर नहीं करना है। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये कह रहा है कि जब डीमैट डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप होती है वो किसके अकाउंट से जानी चाहिए, वो आपके अकाउंट से जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो आपके फैमिली मेंबर का भी किसी का डीमैट अकाउंट था तो आपने उसके अकाउंट से ये स्लिप डीमैट डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप भेज दी। ठीक है, जब आपको पे इन ऑब्लिगेशन, पे इन में मैंने क्या बताया, जिस दिन सिक्योरिटीज दी जाती हैं, ठीक है, तो आपको किसी भी ब्लैंक किसी भी डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप पे साइन नहीं करना है। नो इंटरमीडियरी इन द मार्केट कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट एश्योरिंग फिक्स्ड रिटर्न्स। कोई भी इंटरमीडियरी कौन होती है, स्टॉक ब्रोकर, सब ब्रोकर, ये मार्केट में ये मतलब कि ऐसे डिपॉजिट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे जो अगर मतलब ये बताएंगे नहीं कि हम आपको फिक्स्ड रिटर्न देंगे। हैंस डू नॉट गिव योर मनी एज डिपॉजिट अगेंस्ट एश्योरेंस ऑफ रिटर्न्स। आप किसी भी ऐसे ब्रोकर को अपना पैसा मत दीजिए जो आपको एश्योरेंस देता है कि हम इतना रिटर्न तो आपको दे ही देंगे। किसी दूसरे बंदे को अपनी पावर ऑफ अटर्नी दे रहे हो कि आप मेरा डिपॉजिटरी अकाउंट को मैनेज करो, तो आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है कि योर ऑथराइजेशन इज इन फेवर ऑफ
रजिस्टर्ड इंटरमीडियरी ओनली। वो जो आप ऑथराइजेशन दे रहे हो वो रजिस्टर्ड इंटरमीडियरी के फेवर में ही होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने किसी को भी दे दिया, ठीक है। उसके बाद डोंट एक्सेप्ट अनसाइंड डुप्लीकेट कॉन्ट्रैक्ट नोट। अनसाइंड डुप्लीकेट कॉन्ट्रैक्ट नोट को एक्सेप्ट मत करो। डोंट एक्सेप्ट कॉन्ट्रैक्ट नोट साइन बाई एनी अनऑथराइज पर्सन। कोई भी अनऑथराइज पर्सन अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट दे रहा है तो आप उसको भी एक्सेप्ट मत करो। डोंट डिले पेमेंट डिलीवरीज ऑफ सिक्योरिटीज टू ब्रोकर। अगर आपको सिक्योरिटीज, मान लो कि आपने कोई सेलिंग की है, तो ऐसा मत करो कि आप अपने ब्रोकर को सिक्योरिटीज को देने में आप बहुत टाइम लगा रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको नहीं करना है। अब जब आप इन्वेस्ट, या आप मान लो कि आपको कोई प्रॉब्लम हुई है ब्रोकर के साथ या कंपनी के साथ, तो आप जब इन्वेस्टर ग्रीवांसेस सेल में आप एनएससी के जाओगे तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप अपने रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स जो कि होते हैं कॉन्ट्रैक्ट नोट्स, आपके पेमेंट डिलीवरी के जो पेपर्स होते हैं, उसको आप कंप्लेंट के साथ लगाओ, ताकि ये एक प्रूफ रहे कि यस हमने इस ब्रोकर के साथ ट्रेडिंग की है और इसने हमको ऐसे, इसने हमको धोखा दिया है, व्हाटएवर। Remember, in the absence of sufficient document, resolution of complaint becomes difficult. अगर आपके पास sufficient documents नहीं होंगे तो आपकी प्रॉब्लम जो है उसका रेजोल्यूशन निकालने में बहुत दिक्कत होगी, आपको बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। सेकेंडरी मार्केट में कौन कौन से प्रोडक्ट्स में हम ट्रेडिंग कर सकते हैं? इक्विटी इन्वेस्टमेंट, इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कैसे होती है, उसके रिटर्न्स कितने आते हैं, ठीक है। और डेट इन्वेस्टमेंट, डेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ये सब हम आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ये पार्ट 3 है और इससे पहले हम 2 पार्ट्स में इस वीडियो को कवर कर चुके हैं, इस चैप्टर को। तो अगर आपने वो नहीं देखे तो आप उसको देख लीजिए, मैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ओके। और अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उसमें भी मैं अच्छा अच्छा कंटेंट शेयर करती हूँ जो कि आपके काम आएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं प्रोडक्ट्स इन द सेकेंडरी मार्केट में, मतलब कि सेकेंडरी मार्केट में क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं। व्हाट आर द प्रोडक्ट्स डेट इन द सेकेंडरी मार्केट। चलिए सबसे पहले बात करते हैं शेयर्स की। शेयर्स क्या क्या कहते हैं, मतलब कि शेयर, एक शेयर के टॉपिक को पढ़ेंगे और एक बॉन्ड को पढ़ेंगे, ठीक है, बॉन्ड को। चलिए सबसे पहला है इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर क्या होता है, बेसिकली इक्विटी शेयर एक ऑर्डिनरी शेयर होता है जो कि कंपनी में हमको ओनरशिप दिलाता है। मतलब कि अगर मैंने किसी कंपनी में 10% के इक्विटी शेयर खरीद रखे हैं, इसका मतलब है कि उस कंपनी में मेरे 10% की ओनरशिप है, ठीक है। अब आते हैं राइट इशू और राइट शेयर्स। राइट इशू और राइट शेयर का मतलब होता है कि मान लो कि कोई कंपनी है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, मैंने उसमें जनवरी में पैसा लगाया था, ठीक है। अब वो कंपनी जो है वो मई में उसको दोबारा से उसको फंड रेज करने की जरूरत पड़ रही है, उसको पैसे की जरूरत पड़ रही है, तो वो मई में आके क्या बोलते हैं कि हम दोबारा से अपना फंड रेज करेंगे। बट क्या होता है जब वो शेयर अपने निकालते हैं, ठीक है, तो जो उनके एग्जिस्टिंग जो शेयर होल्डर होते हैं वो उनको एक एक चॉइस, एक उनको एक राइट देते हैं कि देखो हम शेयर निकाल रहे हैं और अगर तुमको शेयर खरीदने हैं इस कंपनी में दोबारा, अगर तुम्हें और भी पैसा लगाना है इस कंपनी में तो यू कैन, मतलब तुम लगा सकते हो, ठीक है, पैसा लगा सकते हो। इससे क्या होगा, कंपनी को कंपनी के बहुत सारे शेयर होल्डर नहीं होंगे और कुछ ही शेयर होल्डर्स में से उसको पैसा भी मिल जाएगा और जो होल्डिंग है वो भी बनी रहेगी उसकी, ठीक है ना। तो जिस भी रेशियो में, जिस भी, मतलब कि जिस भी, जितने भी शेयर एक शेयर होल्डर के पास होते हैं, ठीक है, उसी के हिसाब से उसको राइट इशू भी मिलते हैं। अगर मान लें कि अगर 2:3 राइट इशू, फॉर एग्जांपल 2:3 राइट इशू at 125, ठीक है, would entitle a shareholder to receive 2 shares, ठीक है। अगर उसके पास 3 शेयर पहले से हैं कंपनी के तो उसको राइट इशू कितने मिलेंगे, 2 शेयर मिलेंगे, 125 रुपए पर शेयर पे, ठीक है। चलिए बात करते हैं बोनस शेयर की। बोनस शेयर क्या होता है, बोनस शेयर का कोई मतलब नहीं है, मतलब कि ये जो ऐसे शेयर जो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को फ्री में दे देती है, फ्री में दे देती है, उसको क्या बोलते हैं, बोनस शेयर, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर की अगर बात करें तो अगर आपने पढ़ा होगा तो मैंने आपको बताया था पहले भी कि पब्लिक और प्रेफरेंस शेयर में क्या अंतर होता है। सी, पब्लिक शेयर मीन्स कि जहां पे कंपनी 50 या 50 से ज्यादा लोगों को इशू करती है। प्रेफरेंस शेयर का मतलब है कि
वहां पर कंपनी 49 और 49 से कम लोगों को शेयर को इशू कर रही होती है, ठीक है। तो वो उसके कुछ खास लोग होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि उनको एक फिक्स्ड डिविडेंड मिलता है, जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं उसको एक फिक्स्ड डिविडेंड मिलता है, और इस डिविडेंड उनको रेगुलरली पेड किया जाता है बिफोर डिविडेंड कैन बी पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ इक्विटी, ठीक है ना। जो इक्विटी शेयर होल्डर हैं उनको शेयर देने से, उनको डिविडेंड देने से पहले किसको पैसा देना पड़ता है, किसको डिविडेंड देना पड़ता है, प्रेफरेंस शेयर को, ठीक है ना, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को बेसिकली। और जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं वो इक्विटी शेयर होल्डर्स पे प्रायोरिटी इनको एंजॉय करते हैं, उनको प्रायोरिटी दी जाती है, ठीक है, इस तरीके से। चलिए आते हैं अब क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर में क्या है, ये एक टाइप का प्रेफरेंस शेयर होता है जिसमें क्या होता है, जो डिविडेंड होता है वो अक्यूमुलेट हो जाता है। डिविडेंड मतलब बड़े महीनों से या क्वार्टर से कंपनी ने डिविडेंड नहीं पे किया प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, तो क्या होगा, वो अक्यूमुलेट हो जाएगा, वो इकट्ठा हो जाएगा। और जब वो इकट्ठा हो जाएगा तो कंपनी मतलब कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर उसको बोलेंगे, और कंपनी को मतलब इक्विटी पर पैसा पे करने से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसा पे करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्यूमुलेटिव कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। अब क्यूमुलेटिव कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर क्या है, सी, ये भी वही है, ये भी एक टाइप का प्रेफरेंस शेयर होता है जहां पे कंपनी ने बड़े दिनों से डिविडेंड नहीं दिया प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, तो क्या होगा, आफ्टर स्पेसिफाइड डेट, मतलब कि एक स्पेसिफाइड डेट के बाद क्या होता है कि जो कंपनी के जो शेयर होते हैं, these shares will be converted into equity capital of the company, मतलब कि वही शेयर क्या होगा, वो उस कंपनी के इक्विटी कैपिटल बन जाएंगे, ठीक है। क्या होगा, वो जो शेयर हैं, जो प्रेफरेंस शेयर है, वो उस कंपनी के इक्विटी कैपिटल में बदल जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं बॉन्ड की, ठीक है। अभी हमने ये जो हमने इतना पीछे पढ़ के आए हम, ये क्या है, ये शेयर है, ठीक है, ये शेयर है। और अभी जो हम पढ़ेंगे वो क्या है, ये बॉन्ड के बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए बॉन्ड, अब बॉन्ड को देखते हैं। बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड एक नेगोशिएबल सर्टिफिकेट होता है, एक नेगोशिएबल सर्टिफिकेट है जो कि एविडेंसिंग करता है इनडेटनेस की, मतलब कि बॉन्ड में बेसिकली क्या होता है, जो कंपनी होती है, शेयर्स में भी ऐसी होता है ना कि कंपनी क्या होती है, शेयर होल्डर से पैसा लेती है, तो बॉन्ड में भी ऐसी होता है। बॉन्ड इशू कौन करता है, बॉन्ड इशू करती है कोई भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी, कोई म्यूनिसिपैलिटी, मतलब कि इस तरीके से बॉन्ड को इशू किया जाता है, ओके। और अगर इसकी बात करें तो देखिए, ये आप इसको पहले समझिए, जो डेट इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं उसके दो टाइप होते हैं। पहला होता है बॉन्ड, दूसरा होता है डिबेंचर, ठीक है, दूसरा होता है डिबेंचर। तो ये अभी हम बात कर रहे हैं बॉन्ड्स की। तो बॉन्ड्स क्या है, बॉन्ड्स मतलब कि एक नेगोशिएबल सर्टिफिकेट है जो कि इनडेटनेस को दिखाता है, किसके, कंपनी की उधारी को दिखाता है कि कंपनी के पास हमारा पैसा, एक शेयर होल्डर का पैसा, एक बॉन्ड होल्डर का पैसा उधार है, ठीक है। और जो कंपनी होती है वो इस लोन को रीपे करती है। इसको इरेज कर देते हैं, फिर देखते हैं क्या लिखा है। चलिए the issuer promises to repay the loan amount on a specified maturity date। और जो issuer होता है दैट इज कंपनी, वो क्या करता है कि वो बोलती है, वो प्रॉमिस करती है कि हम आपको एक मेच्योरिटी डेट के बाद आने तक हम आपको पैसा आपका वापस कर देंगे। मेच्योरिटी डेट मतलब लाइक हमने कोई एफडी करवाई है, कोई फिक्स डिपॉजिट करवाया, मैं बोलती हूँ मेरी एफडी है एक साल की, ठीक है, तो मैंने फर्स्ट जनवरी 2020 को करवाया, तो मतलब 2020 को क्या है, उसकी मेच्योरिटी डेट है। तो मेच्योरिटी डेट को क्या होगा कि मेरा जितना पैसा है मुझे सब मिल जाएगा। और एफडी में क्या होता है, एफडी में मुझको पीरियोडिकली इंटरेस्ट नहीं मिलता, बट जो बॉन्ड है उसमें पीरियोडिकली इंटरेस्ट पेमेंट भी करता रहता है, कौन, इशूअर मतलब की कंपनी, ठीक है। जब तक वो लोन चलता है, लोन किसका, लोन किसने लिया है, कंपनी ने लोन लिया है बॉन्ड होल्डर से, ठीक है। द वेरियस टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स आर एज फॉलोज। अब ये वेरियस टाइप्स के बॉन्ड्स है, ठीक है। जीरो कूपन बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड का क्या मतलब होता है, बॉन्ड इशूड एट अ डिस्काउंट एंड रीपेड एट अ फेस वैल्यू, मतलब कि देखिए जब हम प्राइमरी मार्केट पढ़ रहे थे तो हमने एक चीज पढ़ी थी, क्या पढ़ा था हमने, कि अगर हम प्राइस देखते हैं तो प्राइस देखिए क्या होता है, सबसे पहले होती है फेस वैल्यू,
ठीक है। सबसे पहले होती है फेस वैल्यू और एक होता है पार वैल्यू। पार वैल्यू को ही फेस वैल्यू कहते हैं वैसे। एक होता है प्रीमियम प्रीमियम वैल्यू और एक होता है डिस्काउंट। ठीक है। डिस्काउंट का क्या मतलब है, जब फेस वैल्यू से नीचे के प्राइस पर आपने शेयर इशू कर दिया तो उसको बोलेंगे डिस्काउंट। डिस्काउंट पे ये शेयर को इशू किया गया। ठीक है। अगर फेस वैल्यू से ज्यादा हुआ तो प्रीमियम पे। ठीक है। और अगर फेस वैल्यू पर ही हुआ तो वो फेस वैल्यू कहते हैं, पार कहते हैं उसको। ठीक है। चलिए, अब ये क्या कह रहा है कि जो जीरो कूपन जो बॉन्ड है ये फेस वैल्यू से कम, मतलब कि डिस्काउंट डिस्काउंट पर इशू किए और उसको जो रीपे किया जाएगा तो वो कब किया जाएगा, उसको रीपे किया जाएगा फेस वैल्यू पे। ठीक है। और कोई भी पीरियोडिक इंटरेस्ट इसमें नहीं मिलता है। द डिफरेंस बिटवीन द इशू प्राइस एंड रिडेम्पशन प्राइस रिप्रेजेंट्स द रिटर्न टू द होल्डर। मतलब कि जो इशू प्राइस होता है और जो रिडेम्पशन प्राइस होता है वो क्या करता है, वो रिटर्न बताता है। ठीक है, कि इतना हमको, इतना रिटर्न आपको मिला है इस बॉन्ड पर। ठीक है। द बायर ऑफ दीज बॉन्ड्स रिसीव्स ओनली वन पेमेंट। ठीक है, एक ही बार पेमेंट होती है जो कि मेच्योरिटी पर, कोई भी बॉन्ड जब मेच्योर होता है तो तभी मिलती है। लाइक यहाँ पर ये एफडी की तरह काम कर रहा है। ठीक है ना, यहाँ पर कोई पीरियोडिक इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है और बाद में कब कब आपको सारा पैसा मिलेगा, विद योर प्रिंसिपल अमाउंट विद योर इंटरेस्ट टू, है ना, मेच्योरिटी पे पैसा मिलेगा। ठीक है, ये इसको बोलते हैं जीरो कूपन बॉन्ड। अब आगे आ जाते हैं कन्वर्टेबल बॉन्ड। कन्वर्टेबल बॉन्ड क्या है, a bond giving the investor the option to convert the bond into equity at a fixed conversion price। मतलब कि अगर कोई कंपनी कोई ऐसा शेयर इशू करती है जिसका नाम है कन्वर्टेबल बॉन्ड, मतलब जो कन्वर्टेबल बॉन्ड है, तो उससे क्या होता है, इन्वेस्टर के पास एक ऑप्शन आ जाता है कि अगर वो चाहे तो किसी भी प्राइस, मतलब वो प्राइस किसको पे करना पड़ेगा, बॉन्ड होल्डर को, कंपनी को पे करना पड़ेगा कि ये मेरे से प्राइस लो और जो मेरा बॉन्ड है उसको इक्विटी में बदल दो। अब आपको क्या लगता है कि कोई ऐसा क्यों करेगा कि बॉन्ड को इक्विटी में वो क्यों बदलेगा। सी, जो बॉन्ड होता है, अभी हमने पढ़ा जीरो कूपन बॉन्ड, तो इसमें क्या है, ये एक टाइप का बॉन्ड है जिसमें कि पीरियोडिक इंटरेस्ट नहीं मिलता। ठीक है। और इसमें जो, क्योंकि आपने सुना ही होगा, एफएम पढ़ रहे हैं तो हायर द रिस्क एंड हायर, अगर रिस्क हायर होता है तो रिटर्न भी हायर होता है। अगर आप ये सोचोगे कि मेरा रिस्क ना हो, तो ऐसे तो देखो शेयर मार्केट में पैसा लगाते ही नहीं है कि रिस्क नहीं हो सकता, रिस्क थोड़ा बहुत हो जाता है। बट अब जितना अगर ज्यादा रिस्क होगा, क्योंकि इक्विटी में सबसे ज्यादा रिस्क होता है, तो उसका रिटर्न भी बहुत ज्यादा आता है, 15-16% के आसपास उसका रिटर्न एनुअली रहता है। ठीक है। बट बॉन्ड में इतना नहीं मिलता, तो उस ज्यादा इंटरेस्ट कमाने के लिए, ज्यादा रिटर्न डिविडेंड कमाने के लिए, और एज अ मतलब जो इक्विटी जो शेयर होल्डर होते हैं उनके पास ओनरशिप भी होती है। बॉन्ड शेयर होल्डर के पास ओनरशिप नहीं होती कंपनी की, तो ये कुछ राइट्स होते हैं जिनकी प्रिविलेज लेने के लिए कोई भी बॉन्ड होल्डर ऐसा कर सकता है कि वो अपने बॉन्ड को इक्विटी में बदल दे। ठीक है ना। ट्रेजरी बिल्स। अब ट्रेजरी बिल्स क्या होते हैं, शॉर्ट टर्म बियर डिस्काउंट सिक्योरिटी issued by government as a means of financing their cash requirement। शॉर्ट टर्म बियर डिस्काउंट जो सिक्योरिटी होती है शॉर्ट टाइम, ठीक है, जो कि डिस्काउंट सिक्योरिटी है जो कि गवर्नमेंट इशू करती है। ठीक है, ये क्या है, ये भी एक तरीका है फाइनेंसिंग, मतलब कि कैश रिक्वायरमेंट्स को अपनी पूरी करना, के ट्रेजरी बिल्स हम निकाल रहे हैं। ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं इक्विटी इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इक्विटी इन्वेस्टमेंट क्या है, इक्विटी इन्वेस्टमेंट में व्हाई शुड वन इन्वेस्ट इन एक पर्टिकुलर इक्विटी में, हम क्यों इन्वेस्ट करें, इक्विटी का रिटर्न कितना होता है, कैसे कर सकते हैं, और ये सब कुछ हम इसमें पढ़ने वाले हैं। चलिए बात करते हैं, व्हाई शुड वन इन्वेस्ट इन इक्विटी। सी, इसमें आप पढ़ेंगे तो भी आपको यही पता चलेगा कि जितना भी, जब भी आप इक्विटी शेयर होल्डर बनते हैं किसी कंपनी के, तो उसका जो पोटेंशियल होता है वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है ना, हाई हायर द रिस्क एंड हायर द रिटर्न। अगर रिस्क हायर होगा तो रिटर्न भी हायर होगा। इक्विटी रिटर्न्स होते हैं आउट परफॉर्म्ड होते हैं और रिटर्न इस पे बहुत ज्यादा मिलता है। रिस्क तो होता है बट रिटर्न भी तो मिलता है। ठीक है, इसलिए हमको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। और जो इक्विटी शेयर खरीदते हैं इन्वेस्टर्स बाय इक्विटी शेयर और इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड, बिकॉज क्यों खरीदते हैं उसको, क्योंकि ये मोस्ट रिवॉर्डिंग होते हैं, सबसे ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है
व्हेन कंपेयर टू अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। जैसे कि जितने भी अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, जैसे शेयर होल्डर सॉरी प्रेफरेंस शेयर्स, बॉन्ड, डिवेंचर्स, इस सब में इतना फायदा नहीं होता जितना इक्विटी में होता है। बट इक्विटी खरीदने की जो पोटेंशियल है और जो गट्स है ना, वो सब में नहीं होती है। और कम से कम जो उसका एवरेज जो एनुअल रिटर्न अगर देखें स्टॉक मार्केट अगर इक्विटी पे निफ्टी इंडेक्स में अगर, तो अराउंड 16% वो रहा है। और जो कि 16% का जो अगर रिटर्न अगर हम देखें तो ये काफी बड़ा रिटर्न होता है कि इसमें हर बार आपको सिमिलर रिटर्न ही हाई रिटर्न आएंगे। हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट भी होती है, ठीक है, हायर द रिस्क हायर द पोटेंशियल रिटर्न। हाई रिस्क होता है तो रिटर्न भी ज्यादा होता है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जिस भी फील्ड में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं आपको उसके बारे में अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, समझ लेना है, तभी आपको उसमें इन्वेस्ट करना है। व्हाट हैज बीन द एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटीज इन इंडिया? अगर एवरेज रिटर्न की बात करें तो निफ्टी निफ्टी इंडेक्स की बात करें तो वो 16% रहा है। डिविडेंड क्या होता है? किसी भी शेयर का फेस वैल्यू होता है, ठीक है, एक उस फेस वैल्यू का परसेंटेज होता है जो कि कंपनी एनुअली अपने शेयर होल्डर्स को देती है, ठीक है, इसको डिविडेंड बोलते हैं। ऐसे फैक्टर्स बताओ जो कि किसी भी प्राइस स्टॉक स्टॉक के प्राइस को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो सबसे ज्यादा जो ब्रॉडली देयर आर टू फैक्टर्स, स्टॉक स्पेसिफिक और मार्केट स्पेसिफिक। अगर स्टॉक स्पेसिफिक की बात करें तो ये इसमें क्या होता है, पीपल्स एक्सपेक्टेशंस अबाउट द कंपनी, कि मतलब कंपनी कितना ग्रो कर सकती है, कंपनी को कितना नुकसान होगा, उसकी फ्यूचर अर्निंग्स कैसी रहेंगी, उसकी कैपेसिटी और उसकी फाइनेंशियल हेल्थ और मैनेजमेंट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मार्केटिंग स्किल। और मार्केट स्पेसिफिक का मतलब है कि इन्वेस्टर का जो सेंटिमेंट होता है मार्केट को लेकर, पूरे स्टॉक मार्केट को लेकर, ठीक है, इन्फ्लुएंस बाय द इन्वेस्टर सेंटिमेंट टुवर्ड्स द स्टॉक मार्केट एज अ होल। देखो अब इसको फिर से समझते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक का मतलब है कि स्टॉक स्पेसिफिक अगर ऐसी चीज अगर किसी स्टॉक के प्राइस को अगर इन्फ्लुएंस करती है तो इसका मतलब है, मान लो कि किसी स्टॉक का प्राइस बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ठीक है, तो उसका मतलब है कि लोगों की जो एक्सपेक्टेशन है कंपनी से वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। मार्केट स्पेसिफिक मतलब कि अगर कोई भी मतलब जो इन्वेस्टर, सारे इन्वेस्टर को जो सेंटिमेंट है पूरे स्टॉक मार्केट को लेकर, क्योंकि देखिए आजकल ये जो कोविड-19 का लॉकडाउन है, कुछ भी चल नहीं रहा, ठीक है ना, तो इसके अगर आपको कोई कहेगा कि आप इस समय शेयर मार्केट में पैसा लगा दो, मतलब अगर कोई मुझसे कहेगा तो मैं तो नहीं लगाऊंगी। मेरे को क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मुझे नुकसान हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि किसी को फायदा नहीं हो रहा है। जब सारी कंपनियां डूब रही है, मतलब एक तरीके से सब नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है, तो मैं क्यों लगाऊंगी पैसा। इस तरीके से ये मार्केट स्पेसिफिक हो गया, ठीक है, ये एक एज ए इन्वेस्टर ये मेरा सेंटिमेंट है, ठीक है। तो अगर इसकी वजह से स्टॉक का प्राइस अगर गिरता है या बढ़ता है तो इसको बोलते हैं मार्केट स्पेसिफिक, ठीक है। इवेंट्स फेवरेबल, ठीक है, कौन से इवेंट्स फेवरेबल होते हैं इकोनॉमी को, लाइक पॉलिटिकल रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, लाइक हाई इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। अगर हाई इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है तो देखिए अभी हाई इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही है ना, तभी तो मैंने बोला कि क्या है कि मैं पैसा नहीं लगाऊंगी। फ्रेंडली बजट, फ्रेंडली बजट होना चाहिए। फ्रेंडली बजट किसके लिए? सब किसान के लिए नहीं, इन्वेस्टर के लिए फ्रेंडली बजट, क्योंकि हम इन्वेस्टर हैं तो किसान का जो बजट है फ्रेंडली, उससे वो वहां तक बात ठीक है। बट अगर बजट अगर इन्वेस्टर इन्वेस्टर फ्रेंडली नहीं है तो मैं उस पर पैसा नहीं लगाना चाहूंगी, मैं स्टॉक मार्केट में उस समय पैसा नहीं लगाऊंगी। स्टेबल गवर्नमेंट मतलब कि मान लो जब कोएलिशन गवर्नमेंट चलती है, गठबंधन की जब सरकारें चलती हैं, छोटे छोटे क्षेत्रीय दलों की सरकारें आती है, तो क्या होता है वो बार बार गिरती हैं, ठीक है। इस तरीके से मार्केट में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। अगर बात करें तो अनफेवरेबल इवेंट्स की, तो लाइक वॉर, जैसे कि वॉर हो गया, ठीक है ना, इकोनॉमिक क्राइसिस जैसी सिचुएशन चल रही है, कम्युनल रायट, इस सब से भी प्रॉब्लम होती है। मतलब लोगों को मानसिक तो तनाव होता ही है, स्ट्रेस हो ही जाता है, इससे इकोनॉमी पे पर भी बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है। क्योंकि जो और देशों ने जो पैसा लगा रहा होता है, क्योंकि उन्हें सब पता चलता है, ग्लोबलाइजेशन है, ठीक है ना, सब पता चल रहा है। और मार्केट जो इन्वेस्टर है उन सबको भी सब पता है। तो ये जो कंडीशंस है लाइक वॉर, इकोनॉमिक क्राइसिस, ये कम्युनल रायट्स, माइनॉरिटी गवर्नमेंट, ये क्या है, ये मार्केट को डिप्रेस कर देती है, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है, जिससे कि अप्स एंड डाउन बहुत ज्यादा बढ़ देते हैं और स्टॉक मार्केट का प्राइस मतलब कि नीचे गिरता जाता है, ठीक है। तो ये वाली प्रॉब्लम हो जाती है। चलिए अब बात करते हैं व्हाट इज मेंट बाय
द टर्म्स ग्रोथ स्टॉक एंड वैल्यू स्टॉक। ग्रोथ स्टॉक और वैल्यू स्टॉक से आपका क्या मतलब है? ठीक है, ग्रोथ स्टॉक से मतलब है कि कंपनीज हुज पोटेंशियल फॉर ग्रोथ इन सेल्स एंड अर्निंग्स आर एक्सीलेंट, ठीक है, आर ग्रोइंग फास्टर देन अदर कंपनीज इन द मार्केट और अदर स्टॉक्स इन द सेम इंडस्ट्रीज आर कॉल्ड ग्रोथ स्टॉक्स। जो स्टॉक्स बढ़ रहे होते हैं, जिस कंपनी के जो स्टॉक्स बढ़ रहे होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं कि ये जो स्टॉक है, ये कौन सा स्टॉक है? ग्रोथ स्टॉक है। मतलब कि ये बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर इसमें पैसा लगाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और इसमें ज्यादा से ज्यादा रिटर्न भी आ रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है ग्रोथ स्टॉक। ठीक है, चलिए अब नीचे है वैल्यू स्टॉक। वैल्यू स्टॉक का क्या मतलब है? वैल्यू स्टॉक का बेसिकली मतलब यही है कि यहाँ से पढ़ते हैं, these companies may have been beaten down in price because of some bad event or maybe in an industry that's not fancied बाय मोस्ट इन्वेस्टर। मतलब कि जो वैल्यू स्टॉक, देखिए अगर हमने ग्रोथ स्टॉक की बात करी तो वो क्या बोला अभी? उसने बोला कि वो वाले स्टॉक जो कि एक्सीलेंट अर्न कर रहे हैं, एक्सीलेंट उनकी सेल चल रही है, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर उनमें पैसा लगा रहे हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं ग्रोथ स्टॉक। वैल्यू स्टॉक क्या है? वो कंपनी जिसका प्राइस एकदम बुरी तरीके से पिट चुका है, समझ लो बैड इवेंट हो रहे हैं उस कंपनी में, अगर इंटरनल भी अगर प्रॉब्लम होती है ना तो भी बाहर वो दिख ही जाता है। ठीक है ना, और कोई भी ऐसी इंडस्ट्री जो कि जिसमें इन्वेस्टर अपना पैसा नहीं लगाना चाहते। ठीक है, अगर इन्वेस्टर को नहीं लग रहा है कि इस इंडस्ट्री में पैसा लगा के मेरे को हायर रिटर्न्स मिलेंगे, तो वो उस इंडस्ट्री में पैसा नहीं लगाएंगे। ठीक है, सिंपल है। तो ये समझ लिया आपने कि ग्रोथ स्टॉक और वैल्यू स्टॉक क्या होता है। चलो, हाउ कैन वन, और ये जो मैंने ये छोड़ दिया इसको आप पढ़ लीजिए, अगर आपको नहीं समझ में आता तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। ठीक है, हाउ कैन वन एक्वायर इक्विटी शेयर? इक्विटी शेयर क्या है? ठीक है, इक्विटी शेयर क्या है मतलब इक्विटी शेयर क्या है तो पढ़ लिया, बट उसको अक्वायर कैसे करना है, उसको कैसे ले सकते हैं? तो यू शुड अप्रोच अ सेबी रजिस्टर्ड ट्रेडिंग मेंबर ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। इसमें सिर्फ इतना ही था काम का कि अगर आपको इक्विटी शेयर खरीदना है तो आपको क्या करना है? सेबी से रजिस्टर्ड, ठीक है, रजिस्टर्ड ट्रेडिंग मेंबर मतलब कि स्टॉक ब्रोकर, उसको आप अप्रोच कीजिए और उससे कहिए कि मेरे बदले में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज मतलब कि एनएससी बीएससी इसमें पैसा मुझे लगाना है। ठीक है, तो वो ट्रेडिंग मेंबर आपके भी आप पर पैसा लगा देगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं व्हाट इज बिड एंड आस्क प्राइस। व्हाट इज बिड एंड आस्क प्राइस? बिड एंड आस्क प्राइस क्या है ये हम इसमें पढ़ेंगे। चलिए, the bid is the buyer price. It is this price that you need to know when you have to sell a stock. ठीक है, bid क्या होता है? ये बायर प्राइस होता है और इट इज दिस प्राइस दैट यू नीड टू नो। जब आप कोई स्टॉक को बेच रहे हैं तो आपको ये प्राइस पता होना चाहिए। ठीक है, मैं मान लो कि सामान बाजार में कुछ सामान बेचने को निकली हूँ, तो मुझे ये तो पता होना चाहिए ना कि बायर इसको खरीदेगा किस पर। अब कोई भी मान लो कि जिस जिस मतलब कि कोई भी मेरे पास पेंसिल है, अगर मुझे पता ही नहीं कि उसका वैल्यू 5 रुपए है 10 रुपए, तो मैं तो बोलूंगी कि 1000 रुपए की पेंसिल है, तो कोई खरीद लेगा नहीं ना। तो एक तरीके से बायर का जो प्राइस है ये होता है बिड प्राइस। बिड मतलब जिस प्राइस पर बायर बोली लगाता है, जिस प्राइस पर बायर उसको खरीद सकता है, ठीक है, वो होता है बिड प्राइस। बिड इज द रेट एट विच देयर इज अ रेडी बायर फॉर द स्टॉक विच यू इंटेंड टू सेल। ठीक है, जो भी चीज आप बेचना चाहते हैं, जो भी स्टॉक आप बेचना चाहते हैं, उसके लिए एक रेडी बायर अगर आपको मिल रहा है तो उसको बोलते हैं, वो जो प्राइस देता है उसको बोलते हैं बिड प्राइस। ठीक है, आस्क प्राइस क्या होता है बेसिकली कि when you need to know you are when you are what you need to know when you are buying, this is the rate price at which there is a seller ready to sell this his stock। ठीक है, क्या है कि जब आप बेच रहे हो तो जिस जिस रेट पर, ठीक है, जब आप खरीद रहे हो, ठीक है, जब आप खरीद रहे हो तो जिस प्राइस पर आपको सेलर सेलर बोल रहा है कि मैं इस प्राइस पर बेचूंगा। मान लो कि मैं एक पेंसिल खरीदने जाती हूँ, तो मैं बोलती हूँ कि मैं इस पेंसिल को 10 रुपए में खरीद सकती हूँ। ठीक है, और जो शॉपकीपर है वो क्या बोल रहा है कि मैं तो इस पेंसिल को 12 रुपए में ही बेचूंगा। तो आस्क प्राइस क्या हुआ?
आस्क प्राइस ये हुआ कि 12 रुपए, ठीक है। वो क्या बोल रहा है कि मैं इसको 12 रुपए पे बेचूंगा, तो ये मुझे पता चल गया कि सेलर इसको कितने पैसे बेचेगा आस्क प्राइस पे, ठीक है। आस्क प्राइस कितना था? 12 रुपए। बिड प्राइस कितना था जिस पर बायर तैयार था खरीदने के लिए? वो कितना था? वो था 10 रुपए, ठीक है। तो ये हो गया बिड प्राइस और ये आस्क प्राइस, ये आपने समझ लिया। चलिए ये आप देख रहे हैं ये क्या हो रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा है कि बिड ये बाय की साइड है, ये क्वांटिटी है, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है, ये प्राइस है। चलिए इसको एक बार देखते हैं। क्वांटिटी है 1000 और इसमें हमें सबसे पहले ये देखना है कि सबसे ज्यादा जो प्राइस है वो क्या है। सबसे ज्यादा जो प्राइस है वो ये है, ठीक है। तो ये क्या है? ये बायर का प्राइस है और ये सबसे ऊपर है। तो बायर से प्राइस जो अच्छा होता है सबसे, वो कौन सा होता है? वो होता है हाईएस्ट, ठीक है। ठीक है, आपको ये कब समझ में आएगा? देखो यहाँ पर भी क्या लिखा है, बेस्ट बाय बिड ऑर्डर इज द ऑर्डर विद द हाईएस्ट प्राइस, ठीक है। वो ऑर्डर मतलब कि वो वाला प्राइस जो सबसे ज्यादा हाई होता है बायर के तरफ, उसको क्या बोलते हैं? हाईएस्ट प्राइस है, बेस्ट बाय प्राइस है। मैं मान लो कि अपनी कोई पेंसिल बाजार में, वही एग्जांपल फिर से, कि मैं पेंसिल बेचने निकली हूँ, ठीक है। मैं बोल रही हूँ उसे मैं 5 रुपए में बेचूंगी, दूसरा बायर बोल रहा है मैं 7 रुपए में खरीदूंगा, वो एक दूसरा है वो बोल रहा है मैं इसको 10 रुपए में खरीद लूंगा। तो मेरे लिए जो बेस्ट प्राइस है वो क्या है? मैं बेच रही हूँ ना, तो दूसरा जो खरीदने वाला है उससे मैं उसको उसको ये मतलब है कि मैं जब बेचूंगी अपना सामान, तो मैं तो यही सोचूंगी ना कि मेरे को ज्यादा से ज्यादा पैसा मिले। तो मेरे लिए बाय प्राइस अच्छा क्या है? कौन सा प्राइस मेरे लिए बाय पे अच्छा है? जो कि हाईएस्ट होगा, ठीक है ना। और अगर मैं सेल कर रही हूँ तो मेरे लिए ये रहेगा कि मतलब कि जो इन्वेस्टर, मान लो कि जो शेयर होता है, जैसे ये देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पर सबसे लोएस्ट प्राइस दे रखा है सेल पर। तो ये सबसे सही प्राइस होता है कि जो बेचने वाला है, जो खरीदने वाला है, उसको सबसे अच्छा प्राइस कौन सा लगेगा, ठीक है। जब आप सेल की साइड पे देखोगे तो आपको बायर के नजरिए से देखना है, ठीक है। कि अगर आप खरीद रहे हो तो आपके लिए सबसे अच्छा प्राइस कौन सा है? जो सबसे लोएस्ट है, ठीक है। अगर आप बाय के प्राइस पर देखोगे, बिड के प्राइस पर देखोगे, तो आपको सेलर की तरह देखना है, ठीक है। तो आपको ये कंफ्यूजन भी नहीं होगा। सेलर का मतलब क्या है? जो बेच रहा है, और बेचने वाले के लिए सबसे ज्यादा अच्छा प्राइस क्या है? जो सबसे ज्यादा है, ठीक है। बायर का मतलब है बायर जो खरीद रहा है, ठीक है। बायर जो खरीद रहा है, अब वो खरीदेगा कितने? उसको तो सबसे कम पे मिलना चाहिए, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? बिड के प्राइस में और आस्क के प्राइस में जो डिफरेंस होता है उसको क्या बोलते हैं? बिड आस्क स्प्रेड, ठीक है। एंड ऑफन इज एन इंडिकेटर ऑफ लिक्विडिटी इन अ स्टॉक। मान लो कि कोई बिड प्राइस बोल रहा है, मैंने आपको कल भी पेंसिल का एग्जांपल लेके बताया था कि बिड प्राइस में बोल रही हूँ कि मैं तो 10 रुपए में खरीदूंगी, जो सेलर है वो मुझसे बोल रहा है कि नहीं मैं तो 12 में बेचूंगा, ठीक है। ये क्या है? ये जो डिफरेंस है, ये आप खुद को पता चल रहा होगा, ये डिफरेंस कम है, ठीक है ना। अगर ये सेलर बोलता 20, मैं बोलती 10, तो ये डिफरेंस ज्यादा हो जाता। तो इसका क्या मतलब है कि मार्केट में लिक्विडिटी कम है और उस सिक्योरिटी में ट्रेड कम हो रहा है, मतलब कि उस पेंसिल में ट्रेड कम हो रहा है। व्हाट इज पोर्टफोलियो? पोर्टफोलियो क्या है? एक फाइल बनाते हैं, मतलब उसमें क्या सारा, उसमें बहुत सारी सिक्योरिटीज को रखते हैं, ठीक है। जिस भी चीज में उसको इन्वेस्ट करना होता है वो उसका पहले पोर्टफोलियो बना लेते हैं और उसको पूरे 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 बास्केट को भी ट्रेडिंग कर देते हैं। जब आप आगे इसको पढ़ेंगे फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट को क्लास 12th में, तो आपको इस बारे में अच्छी तरीके से पता चलेगा। बाकी अभी इतना ही है कि कॉम्बिनेशन होता है डिफरेंट इन्वेस्टमेंट एसेट्स का और मैच करवाते हैं इसको इन्वेस्टर के गोल को अचीव करने के लिए, ठीक है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सिक्योरिटीज को रख के इसको ऑर्डर किया ट्रेड किया जाता है। अब हम आ जाते हैं व्हाट इज डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन क्या है? डाइवर्सिफिकेशन बेसिकली एक रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक है। क्या करते हैं कि मान लो कि मेरे पास 1000 रुपए है, मेरे पास 1000 रुपीज, तो मेरे को क्या करना है, मैं एकदम से मैं ऐसा ना करूं कि मैं अपना 1000, मेरे पास सिर्फ एक ही 1000 रुपए है और मैंने क्या किया, मैंने वो सारा पैसा लगा दिया जाके इक्विटी में, ठीक है। तो ये बात आपको भी पता है कि इक्विटी में रिटर्न तो भले ही ज्यादा मिलता है पर रिस्क भी तो होता है। और अगर इन केस मेरा पैसा डूब गया तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगी। तो मुझे क्या करना है, मुझे अपने पैसे को
डाइवर्सिफाइड तरीके से इन्वेस्ट करना है, ठीक है ना। मैंने कुछ पैसा मुझे एक ऐसी जगह इन्वेस्ट करना है जहां से मुझे रिटर्न, मतलब मुझे 95% मेरे चांसेस हो, 99% कि मेरे को रिटर्न आएगा ही आएगा, ठीक है ना। और कुछ में 100%, जैसे कि एफडी करा लो, म्यूचुअल फंड करा लो, आपने कुछ में प्रेफरेंस शेयर में लगा दिया, कुछ इक्विटी शेयर में लगा दिया, कुछ बॉन्ड्स में लगा दिए, कुछ डिबेंचर में लगा दिए, ठीक है ना। इस तरीके से अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करो। अगर एक ही जगह स्टक हो जाएंगे, अगर आप सारे पैसे को एक ही जगह लगा देंगे, तो अगर नुकसान हुआ तो इंसान बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो ये रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक है, ठीक है, ये बहुत सिंपल है। चलिए, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ हैविंग अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। ये आपको वैसे भी अभी तक समझ में आ गया होगा कि क्या फायदा है डाइवर्सिफाइड टेक्नोलॉजी, जो पोर्टफोलियो बनाते हैं उसका क्या फायदा होता है। क्योंकि जो गुड इन, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि नॉट पुटिंग ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। मतलब कि इसका मतलब वही है कि अगर आपके पास जितना भी पैसा है, अगर आप उसको एक ही सारी जगह लगा दोगे, मान लो कि अगर ये जो लिखा हुआ है कि मान लो एक बास्केट में आपने बहुत सारे एग्स रख दिए, आपके जितने भी एग्स थे आपने उसी बास्केट में रख दिए। इन केस वो बास्केट आपके हाथ से गिर जाए, टूट जाए अंडे, फिर क्या होगा, आपको तो पूरा नुकसान हो जाएगा, है ना। If you spread your investment across various types of assets markets, you will reduce the risk of your entire portfolio getting affected by the adverse returns of any single एसेट क्लास, ठीक है। आप अगर अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करते हो तो आप अपने ही पूरे पोर्टफोलियो का रिस्क को रिड्यूस कर रहे होगे, ठीक है, जिससे कि आप ही को फायदा होगा। चलिए, अब आ जाते हैं डेट इंस्ट्रूमेंट। मैंने आपको कल भी बताया था डेट इंस्ट्रूमेंट क्या है, और यहाँ पर हम उसको ठीक से पढ़ेंगे। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि क्या है। देखिए, बॉन्ड जो डेट है वो दो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। डेट में भी बॉन्ड होता है, डिबेंचर होता है, ये मैंने आपको बात कल भी बताई थी, ठीक है। और अभी यहाँ पे क्या लिखा है पहले हम वो पढ़ते हैं। डेट इंस्ट्रूमेंट represents a contract whereby one party lends money to another on predetermined terms with regards to rate, periodicity of interest, repayment of principal amount by the borrower to the lender। देखो यहाँ पे क्या होता है, पैसे देने वाला कौन होता है डेट में, पैसा देने वाला होता है इन्वेस्टर, ठीक है, और लेता कौन है, कंपनी, ठीक है। कंपनी पैसा लेती है किससे, इन्वेस्टर से। कैसे, ये दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एक पार्टी पैसा देती है, दूसरी पार्टी पैसा लेती है, और इनकी कुछ प्रीडिटरमाइंड टर्म्स होती है, मतलब कि इतना रेट इंटरेस्ट चाहिए, इतनी इतनी पीरियोडिसिटी पे इंटरेस्ट चाहिए और पैसा चाहिए, ठीक है ना। और इसकी जो पेमेंट होती है, जो पूरी पेमेंट होती है वो कब होती है, मेच्योरिटी पे। मेच्योरिटी मतलब जब आपका कोई भी, आपने कुछ भी, जब कोई भी चीज अगर आपने करी है तो उसकी जब लास्ट डेट होती है ना, जब वो खत्म हो रही होती है, जैसे कि हम कोई एफडी करवाते हैं उसकी मेच्योरिटी डेट होती है, हम कोई एलआईसी करवाते हैं, कोई एलआईसी में अगर हम पैसा लगाते हैं लाइक, तो उसमें भी मेच्योरिटी डेट होती है ना पैसे इन्वेस्ट करने की। मतलब कि इस तारीख को आपका ही, जो आपने जो भी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, इसकी ये इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करनी पड़ेगी या खत्म हो जाएगी, फिर आपको उसको रिन्यू करवाना पड़ेगा, है ना। इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि डेट कितने टाइप का होता है, बॉन्ड और डिबेंचर, ठीक है। बॉन्ड कौन इशू करता है, गवर्नमेंट इशू करती है। डिबेंचर कौन इशू करता है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर इशू करते हैं। चलिए दोबारा हम इसको एक बार इसको देख लेते हैं। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट। अब डेट इंस्ट्रूमेंट के फीचर क्या है, ये मेच्योरिटी लिखी है, ठीक है ना। मेच्योरिटी क्या होती है, जब बॉन्ड मेच्योर होता है, मैंने आपको बता दिया, जब वो उसको खत्म होता है। और बॉन्ड, जो डेट इंस्ट्रूमेंट है, इनके केस में मेच्योरिटी पर पैसा दिया जाता है किसको, इन्वेस्टर को पूरा, ठीक है, जिस तरीके से एफडी में पैसा दिया जाता है। अब आते हैं कूपन, ठीक है। कूपन क्या है, कूपन रेफर्स टू पीरियोडिक इंटरेस्ट पेमेंट दैट आर मेड बाय द बोरोवर। बोरोवर मतलब जो कंपनी है वो लेंडर को पीरियोडिक इंटरेस्ट देती है। एफडी की अगर बात करें तो उसमें आपको पीरियोडिकली कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, ठीक है। बट अगर हम बॉन्ड खरीदते हैं, डिवेंचर खरीदते हैं, तो जो भी हमारा बोरोवर है, जो भी कंपनी, जो भी प्राइवेट, बॉन्ड के केस में गवर्नमेंट और डिवेंचर के केस में प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर,
तो वो क्या करते हैं, पीरियोडिकली इंटरेस्ट देते हैं लेंडर को, जिसने उनको पैसा दिया, इन्वेस्टर को, ठीक है। और कूपन रेट क्या होता है, कूपन रेट इज द रेट एट विच इंटरेस्ट इज पेड, ठीक है। कूपन रेट क्या होता है, जिस पर इंटरेस्ट, एक कूपन रेट, अगर बॉन्ड के केस में अगर इंटरेस्ट रेट को क्या कहा जाता है, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो आपको क्या बताना है, कूपन रेट, ठीक है। एंड इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड एज अ परसेंटेज ऑफ द पार वैल्यू ऑफ अ बॉन्ड। और पार वैल्यू का मतलब यहाँ होता है फेस वैल्यू, ठीक है। पार वैल्यू का मतलब होता है फेस वैल्यू, जो कि फेस वैल्यू के परसेंटेज के बराबर ही होती है। चलिए अब आते हैं प्रिंसिपल के बाद। प्रिंसिपल बहुत सिंपल है, प्रिंसिपल इज द अमाउंट दैट हैज बीन बोरोड, मतलब प्रिंसिपल वो अमाउंट होता है जो कि बोरोवर ने, जो कि कंपनी ने इन्वेस्टर से लिया होता है, ठीक है। और द कूपन इज द प्रोडक्ट ऑफ द प्रिंसिपल एंड द कूपन रेट। और जो कूपन होता है वो क्या होता है, जब हम प्रिंसिपल और कूपन रेट को इंटू करेंगे तो क्या निकलेगा, कूपन निकल जाएगा, ठीक है। जैसे कि ये है कि मतलब कि जो बॉन्ड का जो नाम होता है, द नेम ऑफ द बॉन्ड इटसेल्फ कन्वेज द की फीचर्स ऑफ अ बॉन्ड। फॉर एग्जांपल अजीएस CG 2008, ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है 11.40%। बॉन्ड रेफर्स टू अ सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। बॉन्ड मेच्योरिंग इन द ईयर 2008, उसका नाम ही हमको बता रहा है कि ये CG से पता चल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट, 2008 से पता चल रहा है हमें क्या, कि 2008 में मेच्योर होगा। और पेइंग ऑन कूपन रेट, कूपन कितना दे रहा है ये, 11.40%, ठीक है। तो बॉन्ड के नाम से ही हमको पता चल रही है बातें, ठीक है। अब आ जाते हैं व्हाट इज मेंट बाय इंटरेस्ट पेएबल बाय अ डिबेंचर और अ बॉन्ड, ठीक है। इंटरेस्ट कितना मिलता है डिबेंचर और बॉन्ड पर। इंटरेस्ट इज द अमाउंट पेड बाय द बोरोवर टू द लेंडर। मैंने आपको बता दिया कि बोरोवर कंपनी होती है और लेंडर कौन होता है, लेंडर मतलब जिसका पैसा होता है, पैसे किसका होता है, इन्वेस्टर का, या फिर जो कि बॉन्ड होल्डर है या फिर डिवेंचर होल्डर है, ठीक है। फॉर बोरोइंग द अमाउंट फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, जब हम बैंक से पैसा लेते हैं तो बैंक भी तो हमसे इंटरेस्ट लेती है, उसी तरीके से अगर कोई कंपनी हमसे पैसा लेगी तो वो भी हमको इंटरेस्ट देती है, ठीक है। तो वो होता है इंटरेस्ट, जिसको कूपन रेट भी कहते हैं। द इंटरेस्ट में भी पेड एनुअली, वो आपको एनुअली भी मिल सकता है, सेमी एनुअली भी मिल सकता है, क्वार्टरली भी मिल सकता है, और आपको वो मंथली भी मिल सकता है। और इस पेड यूजुअली ऑन द फेस वैल्यू, ठीक है। और जो फेस वैल्यू होती है बॉन्ड की जो फेस वैल्यू होती है उसके परसेंटेज में ही वो मिलता है, ठीक है। फेस वैल्यू मतलब जितनी वैल्यू पर उसको मार्केट में इशू किया गया था वो उसकी फेस वैल्यू होती है, ठीक है। व्हाट आर दी सेगमेंट इन द डेट मार्केट इन इंडिया। अब डेट मार्केट के सेगमेंट कौन से होते हैं इंडिया में, अगर बात करें तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, बॉन्ड्स और कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज, ठीक है, ये तीनों है। द मार्केट फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कंप्राइजेज द सेंटर, स्टेट एंड स्टेट स्पॉन्सर्ड सिक्योरिटीज। अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बात करें तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हमें कहाँ कहाँ मिल सकती है, सेंटर गवर्नमेंट के अंडर, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, और स्टेट स्पॉन्सर्ड कोई भी सिक्योरिटीज मार्केट है अगर सिक्योरिटी है तो वो हमको सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर मिल सकती है, ठीक है। और लोकल अगर प्रीसेंट पास में देखें तो म्यूनिसिपैलिटीज भी हैं जिन्होंने अपना फंड को इशू किया है, ठीक है। PSU बॉन्ड, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स बॉन्ड्स आर टैक्स फ्री। जो PSU जो बॉन्ड्स होते हैं वो टैक्स फ्री होते हैं, उन पर कोई टैक्स नहीं लगता। वाइल मोस्ट बॉन्ड्स इंक्लूडिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर नॉट टैक्स फ्री। अगर आप PSU बॉन्ड खरीदते हो तो आपको अगर उस पर बहुत ज्यादा हाई रिटर्न्स भी मिल रहे हैं तो आपको उसके लिए टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। बट ज्यादातर जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं लाइक बॉन्ड में, तो उसके लिए आपको जो भी इन्वेस्टर है उसको टैक्स पे करना पड़ता है, ठीक है। कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट्स कंप्राइज ऑफ कमर्शियल पेपर एंड बॉन्ड। जो कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट है उसमें क्या बिकता है,
कमर्शियल पेपर आप ले सकते हो और बॉन्ड ले सकते हो, ठीक है। दीज बॉन्ड टिपिकली आर स्ट्रक्चर टू सूट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ इन्वेस्टर्स and the issuing corporate and include a variety of tailor made feature with respect to interest payments and redemption। मतलब ये जो पूरा जो स्ट्रक्चर बनाया गया है बॉन्ड मार्केट का, बॉन्ड्स को खरीदने से लेकर उसको बेचने तक का सब कुछ, ये इन्वेस्टर फ्रेंडली है। कॉर्पोरेट जो कंपनी है उसको उसके लिए अच्छा है, ठीक है, उसके हिसाब से ही काम करता है। हु आर द पार्टिसिपेंट इन द डेट मार्केट। अब डेट मार्केट में पार्टिसिपेंट कौन होता है, ठीक है। सिक्योरिटीज मार्केट में पार्टिसिपेंट कौन होता है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे, ठीक है। ये हमने पढ़ा है ना पीछे, आप मुझे लिख के बताएंगे, तभी पता चलेगा ना आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है। हु आर द पार्टिसिपेंट इन द डेट मार्केट। अब डेट मार्केट के पार्टिसिपेंट की अगर बात करें तो कौन होते हैं डेट मार्केट के पार्टिसिपेंट। द इन्वेस्टर्स इन द डेट मार्केट आर मेनली बैंक्स। कौन होते हैं, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, म्यूचुअल फंड्स, प्रोविडेंट फंड, इंश्योरेंस कंपनीज और कॉर्पोरेट्स, ठीक है। डेट मार्केट में ज्यादातर पार्टिसिपेंट कौन होते हैं, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, म्यूचुअल फंड, प्रोविडेंट फंड, इंश्योरेंस कंपनीज और कॉर्पोरेट। पार्टिसिपेंट का मतलब कि इन्वेस्टर ये होते हैं जो कि अपना पैसा लगाते हैं, ठीक है। चलिए, आर बॉन्ड्स रेटेड फॉर देयर क्रेडिट क्वालिटी। क्या बॉन्ड्स को उनकी क्रेडिट क्वालिटी के लिए रेट किया जाता है, ठीक है, कि वो कितना क्रेडिट देते हैं, कितना वापस पैसा करते हैं, उनको रेट किया जाता है इस बात के लिए। तो मोस्ट बॉन्ड डिबेंचर्स इश्यूज आर रेटेड बाय स्पेशलाइज्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। तो जितने भी बॉन्ड और डिबेंचर होते हैं ज्यादातर उनको क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के द्वारा रेटिंग दी जाती है कि कौन सा बॉन्ड कितना अच्छा है, ठीक है। जिसको ज्यादा रेटिंग मिलेगी वो ज्यादा लोग भी उसमें, इन्वेस्टर भी उसमें ज्यादा ट्रेड करेंगे, ये तो हमें भी पता है, ठीक है ना। जब हम कोई भी ऐप डाउनलोड कर रहे होते हैं या कोई भी बुक पढ़ रहे होते हैं, कोई भी मूवी देख रहे होते हैं, तो उसको रिव्यू को चेक करते हैं। अगर उसके रिव्यू बहुत अच्छे होते हैं तो हम उसको देखते हैं, वरना नहीं देखते हैं, है ना। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज इंडिया, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज कौन कौन सी है इंडिया में, क्रिसिल, केयर, इकरा, फिच, ठीक है। ये चार क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं इंडिया की जो कि बॉन्ड डिबेंचर को रेट करती है उनकी क्रेडिट क्वालिटी के लिए, ठीक है। द यील्ड ऑन अ बॉन्ड वैरीज इनवर्सली विद इट्स क्रेडिट, द सेफर द इंस्ट्रूमेंट द लोअर इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ इट। आपको मतलब अगर आप यही सोचोगे कि मेरे को जरा सा भी रिस्क ना हो जाए, मेरे को रिस्क ना हो जाए हल्का सा भी, तो आप क्या करोगे, आप अपने इंटरेस्ट को भी, आप अपने फायदों को भी कम करोगे। बट जो इंसान बेयर नहीं कर सकता, जो इन्वेस्टर बेयर नहीं कर सकता ज्यादा रिस्क, वो ऐसी जगह पर पैसा लगा सकता है, ठीक है। चलो, हाउ कैन वन अक्वायर सिक्योरिटीज एंड डेट मार्केट। अब डेट मार्केट में सिक्योरिटीज को कैसे एक्वायर कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, यू मे सब्सक्राइब टू इशूज मेड बाय गवर्नमेंट कॉर्पोरेट्स इन द प्राइमरी मार्केट, ऑल्टरनेटिवली यू मे परचेज द सेम फ्रॉम द सेकेंडरी मार्केट थ्रू द स्टॉक एक्सचेंज। मतलब अगर आपको बॉन्ड खरीदना है, आपको डेट मार्केट में ट्रेडिंग करनी है, तो आप सिंपली आप प्राइमरी मार्केट में, वहां जहां पर कंपनी आके डायरेक्टली इन्वेस्टर्स को इशू करती है, वहां भी आप अपने इश्यूज को सब्सक्राइब कर सकते हो कंपनी के साथ, ठीक है। और अगर प्राइमरी मार्केट में नहीं हो पाया तो आप सेकेंडरी मार्केट में भी कर सकते हो, ओके। तो आज ये चैप्टर खत्म हो गया, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो उसके कमेंट सेक्शन में लिखिए। चलिए, थैंक यू सो मच।